नमस्कार एवरीवन। पिछली चर्चा हमारी इस बात पर थी कि हमें अपना गोल कैसे डिसाइड करना चाहिए, जिसमें हमने कई पहलुओं पे बात की। हमने ये भी बात किया कि हम अपने आप को फोकस्ड कैसे रख सकते हैं। हमें हमें अपने गोल को चूज करते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गोल की बात हो गई। अब उस गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर और सबसे पहला फैक्टर जो आता है, वो आता है कि आप अपने आप को उस गोल के लिए कंसंट्रेट कैसे करें। आपका जो पूरा फोकस है, पूरा ध्यान जो है आपके गोल के लिए रहे, आपका हर काम आपके गोल के आपको आपके एम की तरफ बढ़ाए। ये आप कैसे कर सकते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं आज फिर से, तो मुझे याद है कि सर से जब मेरी मुलाकात हुई थी गेट की तैयारी के लिए, जब मैंने अपना टारगेट चूज किया था, तो सर ने मुझे एक बड़ा ही सिस्टमेटिक वे में प्लान बताया था कि आप इस 5 स्टेप्स बताए थे कि आप इस स्टेप्स में चीजों को प्लान करो, जिसमें लॉन्ग टर्म गोल, शॉर्ट टर्म गोल और डे बाय डे प्लानिंग की बात की थी। और इंटरेस्टिंगली ऐसा था कि उस टाइम पे मुझे बहुत अच्छे से याद है कि मैं अपनी डायरी में पूरे डे टाइम में 8 घंटे का पढ़ने का, 8 से 10 घंटे का पढ़ने का प्लान करता था। और धीमे धीमे जब मैंने इस प्लान को 1 महीने तक फॉलो अप किया, तो कभी 5 घंटा, कभी 6 घंटा, कभी 8 घंटा। लेकिन जब मैं रेगुलर रहने लगा तो ये भी एक कंडीशन आई थी कि मैं लिखता था अपने डायरी में 10 घंटे का प्लान पढ़ने का, और मैंने 12-13 घंटे तक पढ़ाई की है। आज भी मैं अपने उस डायरी के पन्ने को पलटता हूँ, उस गोल को दोबारा से ये करने के लिए, उस चीज को फिर से अपने अंदर इनबिल्ड करने के लिए, ले आने के लिए। तो सर आज मेरा आपसे मैं आपसे इसी बात पे चर्चा करना चाहूंगा, या यही हमारा आज का पॉइंट ऑफ फोकस होगा कि हम अपने आप को कंसंट्रेट कैसे करें। कोई भी स्टूडेंट जब एक गोल बनाता है, उस गोल को अचीव करने के लिए, उस एम को अचीव करने के लिए उसको अपने आप को कंसंट्रेट करना है, और उस कंसंट्रेशन के लिए उसके पहले स्टेप्स क्या होने चाहिए और किस स्ट्रेटेजिक वे में वो प्लानिंग करें। मैं यहाँ पे अपना एक प्रश्न ऐड करना चाहता हूँ कि आज के समय में कंसंट्रेशन बनाना और मुश्किल हो चुका है, क्योंकि आज के समय डिस्ट्रैक्शन जो है वो ज्यादा बढ़ चुके हैं। अगर आप देखें कि वर्तमान समय में पढ़ाई होती है मोबाइल से, हम काफी हद तक डिजिटल पे डिपेंड कर रहे हैं। अपने स्टडी को लेकर, अपने जो भी हमारा लक्ष्य है उसको लेकर हम टेक्नोलॉजी पे बहुत डिपेंड हैं। और वही टेक्नोलॉजी हमारे डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट भी बन चुका है। अगर हम लोग अपने बचपन का याद करें तो हमारे बचपन के समय में इतना डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ करता था। टीवी का कोई खास मतलब होता नहीं था उस दौर पे, क्योंकि कई सारे घर में टीवी थी भी नहीं। मेरे ख्याल से दिग्विजय तुम्हारे यहाँ भी और मेरे यहाँ भी टीवी वही, जब हम लोग हाई स्कूल में गए हैं उसके आसपास कुछ आई रही होगी या उसके 2 साल पहले आई रही होगी। और मोबाइल जैसी चीजें तो हम लोगों ने सिर्फ पिक्चरों में ही देखा था। अच्छा, मूवीज भी देखना हम लोग के लिए एक स्पेशल त्योहार जैसा होता कि आज पिक्चर देखना है, वो त्योहार है हमारे लिए। वो डीडी संडे वन की इवनिंग। पिक्चर आती थी फ्राइडे 9:30 बजे, संडे सैटरडे शाम को, रात को क्या बोलते 9:30 बजे, और संडे 4 बजे। ये त्योहार होता था लिटरली हमारे लिए। आउटडोर गेमिंग हमारे पास एकमात्र चीज थी, और जो शायद कंसंट्रेशन बढ़ाने में हेल्प करती है अगर आप आउटडोर गेम खेलते हो। तो ऐसे में डिस्ट्रैक्शन इस समय बढ़ाना, मतलब डिस्ट्रैक्शन ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन के प्रेजेंट टाइम में। तो इस वजह से ये भी एक मेरा सवाल है कि आज के युग में कंसंट्रेशन को उस लेवल तक ले जाना कि जिससे हम अपने गोल को अचीव कर सकें, वो मॉडर्न टाइम में भी हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करें अपने जीवन में। कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करना आज लगता है कि डिफिकल्ट है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन इमेजिन कीजिए, आज से 30-40 हजार साल पहले जंगलों में जब लोग रहते होंगे तो उनके पास डिस्ट्रैक्शन के इतने साधन नहीं थे, तो क्या उनका कंसंट्रेशन का लेवल बहुत ज्यादा था? या बात सही है। या आज से 200, 300, 300, 400 साल पहले जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, तो एग्जैक्टली यही सिनेरियो है, हुआ था उस समय भी। जैसा कि आज मोबाइल फोन के आने के बाद से, कंप्यूटर, मोबाइल फोन या इंटरनेट के आने के बाद से हुआ है, लोगों को किताबें अवेलेबल होने लगी थी, कम कीमत पर किताबें अवेलेबल होती थी, और किताबों के चलते लोगों ने पढ़ना शुरू किया। और उस समय एक ऐसा वर्ग डेवलप किया सोसाइटी में, जो
कहीं भी लेके किताब पढ़ते रहते थे। आज जैसे लड़के मोबाइल में बिजी हैं, यंग जनरेशन जैसे आजकल मोबाइल में व्यस्त हैं, उस जमाने में सभी लोग किताबों में बिजी रहते थे और किताब पढ़ने के लिए लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया। या एक आदमी किताब पढ़ता था, 4 आदमी 5 आदमी बैठकर उसको सुनते थे। एक आदमी न्यूज़पेपर पढ़ता था, पूरा गांव बैठ के सुनता था। हाँ, न्यूज़पेपर, बिल्कुल ये होता था। तो बैलेट शायद उसको बोलते थे, बैलेट शायद बोलते थे उस दौर को, मतलब उस पद्धति को। हाँ, तो डिस्ट्रैक्शन तो उस समय भी आया और उस समय भी बोला जाने लगा कि किताबें बहुत गलत हैं। गलत है, हाँ। किताबों से संस्कृति खराब हो रही है, सोसाइटी खराब हो रही है, क्योंकि अच्छी किताबें, बुरी किताबें, हर तरह की किताबें छप रही थी। और हर तरह की नॉवेल का किताबें दौर भी उस समय शुरू हुआ था, नॉवेल भी आनी शुरू हो गई थी, वो लोग पेनी पढ़ना बुक्स शुरू और किए चैप थे। बुक्स, ये सब चीजें आ चुकी तो थी। एक वर्ग उस समय भी डेवलप हुआ था कि किताब नहीं छपनी चाहिए, इससे हम्म। कल्चर बर्बाद हो रहा है। देखिए, डेवलपमेंट को हम लोग नहीं रोक सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सोचना कि आज के जनरेशन में लोग मोबाइल फोन यूज करके बर्बाद हो रहे हैं, तो आज से 400 साल पहले लोग किताब पढ़ पढ़ के बर्बाद हो रहे हैं, ये भी कंसेप्ट आया होगा। बिल्कुल। दूसरी तरफ ये सोचिए कि उस समय नॉलेज के लिए लोग किताब पढ़ना चाहते थे और किताब पढ़ने के लिए लोग पढ़ाई शुरू किए, पढ़ना शुरू किए, हम्म। बिल्कुल। लिटरेसी रेट बढ़ा। आज के डेट में मोबाइल चलाने के लिए लोग एक तरह से ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब क्या कि अब इसको क्या बोलेंगे, डिजिटल लिटरेसी बढ़ गया। हाँ, बिल्कुल। अनपढ़ गंवार आदमी भी मोबाइल तो कम से कम चला ही लेता है। हम्म। बिल्कुल। तो मोबाइल भी डिस्ट्रैक्शन का एक बहुत बड़ा रीजन अगर हम मानते हैं, तो नॉलेज का भी बहुत बड़ा रीजन है। आजकल बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ मोबाइल से पढ़ाई करके कंपटीशन और क्वालिफाई कर जा रहे हैं, जॉब पा रहे हैं। एजुकेशन हर लोगों के पहुंच में आ गया ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल। हम्म। हम्म। तो हम इसको डिस्ट्रैक्शन का साधन नहीं मान के, अगर हम इसको ये माने कि डेवलपमेंट का है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं और हमें उसके अकॉर्डिंगली बच्चों को ट्रेनिंग देनी होगी कि किस तरह से इस चीजों को यूज करें अपने डेवलपमेंट के लिए। राइट। ठीक है, अपने डेवलपमेंट के लिए कैसे इस्तेमाल करें। तो दिमाग को कंसंट्रेट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमारे सामने एक ऐसा एम, एक ऐसा लक्ष्य, एक ऐसा गोल होना चाहिए जिसको पाने की हमारे अंदर बहुत ज्यादा ललक हो। बहुत सारे लोग मोबाइल देख के डांस सीखते हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल देख के दूसरा लैंग्वेज सीख जा रहे हैं। वेरी ट्रू, वेरी बिल्कुल। तो ट्रू। उनके पास एक एम है, इस मोबाइल से मुझे फ्रेंच सीखना है या कोई जर्मन लैंग्वेज सीखना है। मेरे पास एक एम है और उस एम को हम उसके थ्रू पा सकते हैं, जिस तरह से किताबों के थ्रू ऐसे पहले लोग पाते थे, अब हम मोबाइल के थ्रू भी उस एम को पा सकते हैं। तो मेन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे के या स्टूडेंट को एक प्रॉपर एम दिया जाए हम्म। और एम उसके लिए उसका सिलेक्शन हो, थोपा नहीं गया हो, और फिर उसको उस तरफ बढ़ने की जब ट्रेनिंग देंगे तो उसमें आ जाएगा कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाए। कैसे पढ़ा। तो कंसंट्रेशन जब अपने एम पर फोकस करना शुरू करेगा, तो जैसे एम पर फोकस करना शुरू करेगा ना, उसकी सारी एक्टिविटी अपने आप बदल जाएगी। सारी एक्टिविटी अपने आप बदल जाएगी। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि एक लक्ष्य तय करो, उसी के बारे में सोचो, उसी को देखो, और उसके अलावा तुम्हारे सामने कुछ नहीं आना चाहिए। इससे तुम्हारे अंदर एक असीम ऊर्जा आ जाएगी और ऊर्जा तुम्हारे को तुमको उस लक्ष्य तक पहुंचा देगी। पहुंचा देगी। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग बच्चों को एक लक्ष्य और उस लक्ष्य पर फोकस कैसे करें, ये ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं। देखिए, कंसंट्रेशन के बारे में बड़ी अच्छी कहानी है महाभारत में, आप लोगों ने हर कोई पढ़ा है, जानता है, सुना है।
कि द्रोणाचार्य जब सब लोगों की परीक्षा ले रहे थे तो उन्होंने कहा था क्या कि दूर पेड़ पर उन्होंने चिड़िया रख दी थी, चिड़िया का कोई ये था खिलौना या कुछ, चिड़िया की हम्म। मूर्ति रखी थी उन्होंने, और कहा था क्या कि इसके ऊपर निशाना, चिड़िया के आंख के ऊपर निशाना आंख लगा रहा है। आंख पे निशाना लगाओ। जी। और सबसे एक ही प्रश्न उन्होंने पूछा, क्या तुम्हें दिख दिखाई रहा नहीं है? दे रहा? हाँ, तुम्हें दिखाई क्या दे रहा है? और सबने अलग अलग जवाब दिया। बिल्कुल। तो तीर छोड़ने के पहले ही द्रोणाचार्य बोल देते थे कि तुम्हारा निशाना सही नहीं बैठेगा। तो दुर्योधन को, दूसरे लोगों को थोड़ा बुरा भी लगा कि हमने अभी तीर छोड़ा ही नहीं, आप पहले ही बोल रहे हैं निशाना नहीं लगेगा। जी तो उन्होंने बिल्कुल। कहा ठीक है, तीर चला के देख लो। तो चिड़िया के आंख के अलावा सभी लोगों को बाकी सारी चीजें दिखाई दे रही थी, हम्म। तो उनका तीर निशाने पर नहीं गया। और अर्जुन का जवाब था कि गुरुजी मुझे चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। तो उन्होंने पूछा कि ध्यान से देखो और गौर से देखो, तुम्हें क्या नजर आ रहा है, कुछ और दिखाई पड़ रहा है? फोकस करो, अपने ध्यान को केंद्रित करो और फिर बताओ कि तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है। तब अर्जुन ने कहा कि गुरुजी अब तो आंख भी नहीं दिखाई दे रही, अब तो चिड़िया की आंख की पुतली दिखाई दे रही है। हम्म। तब उन्होंने कहा कि तुम्हारा तीर निशाने पर जाएगा, बाण चलाओ। तो जब हम फोकस्ड होते हैं, पॉइंटेड होते हैं, हमारे सामने जो एम है हम उसके अलावा कहीं इधर उधर नहीं देखते हैं, तो उसको पाने में कोई असुविधा होगी ही नहीं। तो उसको मेन ट्रेनिंग इस बात की मिलनी चाहिए कि हम अपने एम पर फोकस कैसे करें, अपने माइंड को कैसे केंद्रित करें। अब आ जाते हैं आधुनिक पीरियड में, आज के हम्म। जमाने में। देखिए, स्टूडेंट को सपोज उसकी इच्छा है मेडिकल की तैयारी करना, उसकी इच्छा है, उसी का एम है, चाहता है कि हम डॉक्टर बने। तो सबसे पहले उसको फोकस करना पड़ेगा कि हमारी जितनी भी एक्टिविटी हो वो उसी डायरेक्शन में हमको पढ़ने में मदद करे जो जिससे हम अपने एम तक पहुंच पाए। बिल्कुल। तो ये तब होगा जब हमारा अधिक से अधिक समय उस एम की तरफ बढ़ने में लगेगा। बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कि हमने डिसाइड किया कि हमको स्टेशन जाना है, तो जब हम स्टेशन की तरफ मूव करके चलेंगे तब हम स्टेशन पर पहुंचेंगे। स्टेशन की तरफ अगर पीछ करके चलेंगे तो हम स्टेशन पर कभी नहीं पहुंचेंगे, कभी हम नहीं कहीं दूसरी पहुंचे। जगह पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। हमारा चेहरा ज्यादा से ज्यादा स्टेशन की तरफ होना चाहिए और मूवमेंट हमारा उसी तरफ होना चाहिए। तो अगर हमने डिसाइड किया कि मेडिकल क्वालिफाई करना है तो हमारा सारा एक्टिविटी, सारा एक्शन इस बात के लिए होना चाहिए जो हमें उस तरफ लेकर जाए। हमारी पढ़ाई, हमारा डिस्कशन, हमारी सोच हमेशा हमारे सामने होनी चाहिए। अच्छा, उसमें इस दौरान दिग्विजय याद होगा आपको, हमने एक बात भी बताई थी कि एम की तरफ बढ़ने के लिए जो हमारे पास समय है जी। उस समय का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे करें, बेहतर उपयोग कैसे करें, इसके लिए जरूरी है कि हम ये डिसाइड करें पहले कि देखिए 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है, 24 घंटे में एक समय ऐसा होता है जब हमारा दिमाग बहुत ज्यादा केंद्रित होता है, हाँ। फ्रेश बिल्कुल। होता है। बिल्कुल। अगर ये पहचान जाइए कि 24 घंटे में कब मेरा दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश होता है और उस वक्त हम तरोताजा होते हैं, वो काम। देखिए, हर आदमी के लिए वो समय अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। बिल्कुल। हर आदमी के लिए वो समय अलग अलग होता है। हाँ, ये कहा जाता है कि सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करो, उस समय चारों तरफ माहौल शांत होता है। बहुत ज्यादा पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत बेहतर होगा और चीजें याद होगी। ये हर आदमी के लिए सही नहीं है। सही नहीं। बिल्कुल, ये हर आदमी के लिए सही नहीं। हर आदमी के लिए, हर स्टूडेंट के लिए सही नहीं है। मेजोरिटी के लिए हो सकता है लेकिन हर के लिए सही नहीं हो सकती।
क्योंकि हर बॉडी, देखिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कंप्लीट एंड यूनिक। उसको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना कि हमको कौन समय सबसे ज्यादा सूट करता है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत सारे स्टूडेंट को देखा है कि सुबह सुबह 4 बजे उठ जाते हैं पढ़ने के लिए, और उसके बाद बैठ के झपकी लेते रहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल, ये होता है। तो अगर आप सुबह जग के फ्रेश नहीं फील करते हैं, आप 10 बजे सो गए, तो ये, देखिए, मैं अपना एग्जांपल लेता हूं। मैं जब भी सुबह उठता था, मेरा सारा दिन बर्बाद हो जाता, सर भारी भारी रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा। आज सुबह जगने के लिए रात को जल्दी सो जाता हूं। जल्दी अगर सोना। अगर मैं 10 बजे रात को सो गया, तो सुबह पक्का है कि नींद अच्छी तरह से नहीं खुलेगी। हम्म। तो मेरा जैसे शेड्यूल है, 12 से 1 के बीच में सोना और 6 से 7 के बीच में जगना। ये टाइम मेरा मेंटेन हो जाता है, तो दिन मेरा बहुत अच्छा होता है। और रात को मैं कुछ काम भी कर लेता हूँ, लिखने पढ़ने वाला काम हुआ, किताब लिखने वाली की बात हुई, या आर्टिकल लिखने का, या ब्लॉग लिखने की, जितनी भी चीजें मैंने लिखी है रात को 12 से, मतलब 11 से 1 के बीच में। क्योंकि हम भी बहुत बार कोशिश करके देख चुके हैं अपने स्टूडेंट लाइफ में भी कि सुबह 4 बजे उठते हैं, 5 बजे उठते हैं, लेकिन वो ये नहीं वो हो मेरे पाता है। साथ भी यही हाल होता है मेन कि रात में मैक्सिमम लोग के साथ मतलब होता है। नहीं, सुबह कभी उठ के ये नहीं हुआ कि सुबह उठ के पढ़ाई करनी है। सुबह उठ के एक्सरसाइज कर सकता हूँ, पढ़ नहीं सकता हूँ कभी भी, वो भी शायद हफ्ते में 2 दिन उठ पाऊंगा, 5 दिन तो सोना ही है। तो ये 24 घंटे में, अच्छा, नींद का पैटर्न भी हर आदमी का अलग अलग होता है। कुछ ऐसे भी लोग हुए हैं, साइंटिस्ट हुए हैं या साहित्यकार हुए हैं, जो 2-2 घंटा सोते थे, 2-2 घंटा सोते, 2 घंटा सोए, 3 घंटा काम किए, फिर 2 घंटा सोए, 3 घंटा काम किए, इस तरह से वो हाँ, लोग अपना डिवाइड करके रखते हैं। तो ये चीज एकदम, ये ऐसा कोई रूल नहीं है जो सबके ऊपर अप्लीकेबल हो। हाँ, रूल क्या है, आप पता करिए 24 घंटे के अंदर कौन सा समय आपके लिए सबसे बेहतर है, और उस समय को, क्योंकि वो 2 घंटा जो समय है जब आपका दिमाग पूरी तरह से फ्रेश होता है। जैसे दिग्विजय जब मेरे पास आए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं दिन में शायद 10 से 12, यही बताए थे ना जी। हाँ, 10 से 12। 10 से 12 मैं सबसे ज्यादा फ्रेश रहता हूँ दिन में। तो मैंने कहा था कि ठीक है, 9:30 बजे बैठ जाइए पढ़ने के लिए, 9:30, हाँ। आधा घंटा पहले, और 12:30 तक रहिए, आधा घंटा उधर कीजिए। तो हम्म, धीरे धीरे क्या होगा, वो ड्यूरेशन बढ़ेगा, बढ़ेगा, बिल्कुल। और ड्यूरेशन बढ़ेगा। उसके बाद हम 9 बजे बैठ जाएंगे, तो 9 बजे भी ब्रेन मेरा फ्रेश हो जाएगा, उधर हम 1 बजे तक बैठ सकते हैं लगातार। तो ये ड्यूरेशन बढ़ेगा। और इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट क्या, कि हम उस चीज को पढ़ेंगे जो जिसमें हमको दिमाग ज्यादा लगाना है। दिमाग ज्यादा लगाना। और जिस वक्त मूड फ्रेश नहीं होता है, उस समय ऐसी चीजों को पढ़ते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं नहीं पड़ती। पड़ती बहुत नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मानसिक क्षमता या मेंटल एबिलिटी की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। हम बाकी समय में वैसे चीजों को देखेंगे, और जिस समय में हमारा दिमाग फ्रेश होता है, ये हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। जैसे दिग्विजय का जैसे 10 से 12 हाँ, दिन में। मेरा मेरा रात को 11 से 1 वाला रहता है, वो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्टिव टाइम मेरे लिए होता है। जितने भी मैंने वीडियो शूट किए हैं, जो किताबें लिखी हैं, जो आर्टिकल्स लिखे हैं, सब 11 से 1 के बीच में लिखा हूं मैं। दस उन चीजों ग्यारह बजे को, सारा काम करके फ्रेश हो गया आदमी। अब करो अपना काम। लेकिन उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है कि आप 11 से ज्यादा ऊपर, 1 से ज्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि दूसरे नहीं दिन बढ़ा में सकते। ऑफिशियल काम भी करना होता है। तो 1 बजे से ज्यादा नहीं जा सकते, लेकिन वो देख लीजिए, किसी को 10 बजे सो के सुबह 4 बजे 5 बजे उठना सही लगता है, कोई 1 बजे सो के। हम्म। हमारा नींद पूरा होना चाहिए, साइकिल अच्छी होनी चाहिए, नींद की साइकिल। जैसे डीप स्लीप, रेम स्लीप और लाइट स्लीप, तीनों का साइकिल अगर हमारा बेहतर है और कंप्लीट हो जाता है, तो फिर कोई ये गड़बड़ी नहीं है। आप कोई भी शेड्यूल फॉलो कर सकते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब तब हम अपने दिमाग का और बेहतर इस्तेमाल कर पाएंगे। तो पहली बात, कंसंट्रेशन। अच्छा, कंसंट्रेशन से क्या होता है कि आपकी मानसिक क्षमता इतनी ज्यादा बढ़ जाती है ना, कि ड्यूरेशन कम हो जाता है। स्वामी विवेकानंद ने इसके व्याख्या में बहुत, डेफिनेशन में बहुत अच्छी बात लिखी है, कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि समय को घटा लेना। समय को घटा लेना मतलब, जब हमारा कंसंट्रेशन कम होता है, तो जिस चीज को 5 घंटे में हम समझते हैं, कंसंट्रेशन जब हमारा ज्यादा होता है, तो उसी चीज को हम 2 घंटे में समझ सकते हैं, तो समय घट गया हमारा। हाँ। ड्यूरेशन को कम कर सकते हैं। कंसंट्रेशन बेहतर हो, इसके लिए
हमें उस वक्त को पहचानना पड़ेगा जब हमारा दिमाग कंसंट्रेटेड होता है, और फिर उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा, समय को, ड्यूरेशन को अलाइन थोड़ा करना होगा। आगे। और लेकिन सबसे पहले बात, गोल हमारे सामने होना चाहिए, एम हमारे सामने होना चाहिए। हम बराबर उस एम के बारे में सोचते रहेंगे उसे। तो सबसे बेहतर क्या होता है कि आप अपने एम को लिख लीजिए, और लिखने के बाद उसको पेपर पर चिपका दीजिए। अपने दीवार के सामने, जहाँ स्टडी रूम है अपना, जहाँ पढ़ने के लिए बैठते हैं, वहां पर उस एम को आपने लिखा, उसको चिपका दिया, और दिन में कम से कम 2-3 बार तो उसको जरूर देखिए। और जब थोड़ी सुस्ती लगे, आलस लगे, पढ़ने का मन नहीं करे, तो सिर्फ अपने एम की तरफ देखिए, और ये मन में थॉट लाना है कि अगर हम आलस करेंगे, सुस्ती करेंगे, तो ये एम हमसे दूर चला दूर जाए। चला जाए। इस एम को करीब लाने का एक ही तरीका है कि हम दिन में अधिक से अधिक वक्त उस तरफ बढ़ने के लिए लगाएं। तो इसका एक और तरीका है, उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, या कर दे, अभी ही कर दे एक्सप्लेन। अभी ही एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे दो क्वेश्चन भी हैं मेरे पास, इसी कंसंट्रेशन और इस चीज को लेकर कि एम को ये। जब एक बार फोकस कर लेते हैं, तो आप देखिए, साइकोलॉजी में एक नियम भी है कि काम को छोटे छोटे पीस में डिवाइड करके कीजिए, टुकड़ों में कीजिए। कंटिन्यूअस एक ही काम को बहुत देर तक नहीं करना है, पीस में छोटा छोटा करके। ब्रेक ब्रेक स्टडी सबसे बेहतर माना जाता है, ब्रेक लेकर काम करें। ब्रेक का मतलब क्या हुआ, जैसे पढ़ने बैठे, और ये मेरा अपना अनुभव है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा भी है कि आप कंसंट्रेट होकर कितनी देर लगातार पढ़ सकते हैं। तो किसी ने भी 1-1.5 घंटे से ज्यादा नहीं बताया, 45 मिनट से 1 घंटे तक 45 का मिनट से समय होता बेटा। है जब आप कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। ये नेचुरल है, तो ये जैसे, नेचुरल है। हाँ, तो जैसे आप कंसंट्रेट होकर 45 मिनट पढ़ते हैं, उसके बाद आपको ब्रेक चाहिए। ब्रेक के लिए क्या करना है, 1 गिलास पानी पियेंगे, थोड़ा सा टहल लेंगे, 5-10 मिनट का गैप लेंगे, और उसके बाद फिर बैठ जाएंगे। हाइड्रेटेड रखना अपने आप को बहुत जरूरी है, पानी पीना, प्यास लगी हो या नहीं लगी हो। 1 घंटे अगर आपने पढ़ाई कर ली, उसके बाद 1 गिलास पानी पियेंगे, 5-7 मिनट टहलेंगे, उसके बाद फिर बैठ। तो हो सकता है पहली बार आप बैठे तो 1 घंटा बैठे, फिर दूसरा गैप में बैठे तो हो सकता है 45 मिनट ही बैठ पाए, तीसरी बार आप हम्म। आधे घंटे बैठ पाए, उसके बाद एक लंबा ब्रेक ले लीजिए। तो इस तरह से शॉर्ट ब्रेक या अल्पकालिक विश्राम 5 से 10 मिनट, दीर्घकालिक विश्राम यानी जब थोड़ा लंबा गैप चाहिए तो 1 घंटे 2 घंटे। और वो उस 1 घंटे 2 घंटे भी बैठ के आईपीएल नहीं देखने लगना है। नहीं। कुछ लड़के बोलते हैं कि सर मनोरंजन करना भी जरूरी होता है, कुछ लोगों का कहना है कि सर मनोरंजन करना भी जरूरी होता है। तो मैं ये बताता बोलते हैं उन लोगों से कि देखो, अगर तुमको अपने एम की तरफ बढ़ने में आनंद नहीं आता है, हम्म। कहीं नहीं आएगा। इसका मतलब कि तुम्हारा एम गलत है। हाँ। पेंटर को पेंटिंग करने में इंजॉयमेंट नहीं मिले, आनंद नहीं मिले, है ना। एक खिलाड़ी को अगर अपने गेम को इंजॉय नहीं करता है, एक टीचर टीचिंग को इंजॉय नहीं करे, तो इसका मतलब क्या हुआ, गलत प्रोफेशन। गलत जगह बैठा हुआ है। और मैंने तो अपना बहुत बार इस बात का अनुभव किया है कि लगेगा जैसे एकदम थक के चूर है, क्लास लेने का मन नहीं करेगा। लेकिन जैसे क्लास का टाइम होगा और क्लास में इंटर किए, पोडियम के पास जाके खड़े हुए, तो उस समय लगेगी पता नहीं कहाँ से सब एनर्जी खत- आ गई। 2 घंटे एनर्जी का आ क्लास, जाती है। कैट का क्लास लेता था हाँ, तो 2 घंटे की क्लास होती थी, और हम्म। वो 2 घंटे कैसे समाप्त हो जाता था पता ही नहीं चलता था। वो अच्छा, क्लास एंट्री निकलने के एंट्री बाद, तक में दिक्कत होती थी। एंट्री एक बार हो गई तो फिर बस हो गया। क्लास लेकर निकले, निकलने के बाद फिर लगता था कि अब अगला क्लास नहीं ले पाएंगे। लेकिन 1 घंटे 2 घंटे के गैप के बाद फिर जब नेक्स्ट क्लास होता था तो उतनी एनर्जी आ जाती थी। तो थकना, टायर्ड होना फिजिकल से ज्यादा मेंटल है। आप मेंटली टायर्ड होते हैं तो फिजिकली टायर्ड हो जाते हैं। और टायर्ड कब नहीं होंगे, जब आप काम को एंजॉय कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट जब लैब में घुसता है तो उसको इस बात का होश नहीं होता है कि दिन है कि रात है, चाय ठंडी हो रही है कि खाना ठंडा हो रहा है, उसको पता ही नहीं चलता है।
क्यों? क्योंकि उस काम को एंजॉय कर रहा होता है। तो आपको जब अगर अपने एम की तरफ बढ़ने के लिए एंजॉयमेंट नहीं मिले, तो इसका मतलब क्या हुआ? गलत डायरेक्शन में है। एंजॉयमेंट के लिए अगर आपको दूसरा चीज करना पड़े, हाँ, ब्रेक लेना चाहिए, और उस ब्रेक के टाइम पे कुछ ऐसा काम कीजिए जो आपके ब्रेन को थोड़ा सा रिलैक्स कर दे। ये सोच के नहीं कीजिए कि नहीं हमको थोड़ा सा मनोरंजन चाहिए दूसरे कामों को करके। तो इसका मतलब एक्टिविटी तो कुछ एक इसका मतलब तो ये हो गया ना कि आप उस एम को जबरदस्ती अपना एम बनाए हुए हैं, वो एक्चुअली में आपका एम है नहीं। यू तभी आर आपका मिसफिट ऑन दैट। तभी आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ जा रहा है।